माँ वीणा पाणी को नमन। नमस्कार साथियों, अत्र कुशलम तत्रास्तु। आज हम पेपर के सॉल्यूशन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं प्रयास महा मेगा टेस्ट सीरीज़ 3 2021 आप देख रहे हैं, और ये लेवल फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन है जिसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए बढ़िए दोस्तों, हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। और पहला प्रश्न क्या कहता है? ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण उद्देश्य येषु भावात्मक पक्षे खाली जगह भवन्ति। यानी कि हमको समझना चाहिए कि संस्कृत शिक्षण से उद्देश्येषु, यानी कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों में जो भावात्मक पक्ष होता है, वे भावात्मक पक्ष में क्या होता है? अभिवृत्ति होती है क्या? मूल्य होता है क्या? रुचि प्रशंसा होती है क्या? एक दो तथा तीन, या फिर ये सभी होते हैं? तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों में जो भावात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष में अभिवृत्ति भी होती है, मूल्य भी होता है और रुचि प्रशंसा भी होती है। जब ये तीनों हो रहे हैं तो 1 2 तथा 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न जांचते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण चक्रे शिक्षण इत्यस्य समय अवधि भवति। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण के इत्यस्य इसकी समय अवधि भवति, समय अवधि होती है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो शिक्षण होता है, किसकी बात की जा रही है? शिक्षण की बात की जा रही है। इसकी जो समय अवधि होती है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण की जो समय अवधि होती है, यानी कि टोटल तो कितना होता है? ये तो टोटल होता है। टोटल जो समय होता है वो तो 36 मिनट का होता है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो शिक्षण की अवधि होती है, वह शिक्षण की अवधि कितनी होती है? शिक्षण की अवधि होती है 6 मिनट। यहाँ पर आपको उत्तर जानना होगा, 6 मिनट इसकी अवधि होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि पाठ योजना निर्माण करते समय जो टोटल समय लिया जाता है, उस समय की समय अवधि है 36 मिनट। यदि 36 मिनट को आप यहाँ पर प्रतिपुष्टि में अध्ययन करोगे, किसमें? पुनः प्रतिपुष्टि में, तो पुनः प्रतिपुष्टि के लिए कितनी मिनट का समय चाहिए? 6 मिनट का समय चाहिए। यदि यहाँ पर इस 36 में से आप शिक्षण के लिए समय निकालोगे तो कितना समय चाहिए? 6 मिनट चाहिए। यहाँ पर पुनः शिक्षण के लिए करोगे तो कितना? 6 मिनट का समय चाहिए। और ये पुनः योजना में कितना समय? 12 मिनट की बात कही गई है। और प्रतिपुष्टि की बात करोगे तो यहाँ पर 6 मिनट की बात कही गई है। कुल मिला के हमको समझना है 6 और 6 12, और 12 24, और ये 12 24 और बराबर कितने हो गए? ये 36 मिनट हो गई। इसलिए पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट, शिक्षण के लिए 6 मिनट, और प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट, और पुनः योजना के लिए 12 मिनट, तथा पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट के समय की समय अवधि होती है पाठ योजना निर्माण के समय। अगले प्रश्न को देखिए। पठने दुर्बल छात्राणाम, क्या कह रहा है कि पठने दुर्बल छात्राणाम कृते शिक्षणम प्रदीयते। कि पठने मानी पठन में, दुर्बल छात्राणाम कृते दुर्बल छात्रों के लिए, पठन में दुर्बल छात्रों के लिए क्या दिया जा रहा है? शिक्षणम प्रदीयते, शिक्षण दिया जाता है। अब पठन में दुर्बल छात्रों के लिए किसका शिक्षण दोगे? गद्य शिक्षणम, गद्य का शिक्षण दोगे, या पद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षण का ज्ञान दोगे, या उपचारात्मक शिक्षण का ज्ञान दोगे, या कथा शिक्षण का ज्ञान दोगे? तो याद रहे दोस्तों कि पठन में जो दुर्बल छात्र होते हैं, पढ़ने में जो दुर्बल कमजोर छात्र होते हैं, उनके लिए कौन से शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है संस्कृत कथा शिक्षण से उद्देश्य नास्ति। यानी कि संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? मनोरंजनम, कथा, यानी कि एक अध्यापक कक्षा में कथा शिक्षण करवा रहा है, कथाएं कह रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है? मनोरंजनम।
क्या मनोरंजन करना उसका उद्देश्य नहीं है? मनोरंजन करना उसका उद्देश्य है। कल्पना शक्ति विकास है, कल्पना शक्ति का विकास करना कथाओं का उद्देश्य होता है। चरित्र का निर्माण करना भी कथाओं का उद्देश्य होता है। लेकिन समय यापनम, समय को पूरा करना, समय बिताना, फिजूल में समय नष्ट करना, ये नहीं होता। इसलिए कथा शिक्षण का जो उद्देश्य नास्ति नहीं है वो कौन सा नहीं है? समय यापनम नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है श्याम पट्ट लेखन कौशलस्य घटके नास्ति। प्रश्न को बारीकी से पढ़ा जाए कि श्याम पट्ट लेखन कौशलस्य, श्याम पट्ट लेखन कौशलस्य, कौशल का घटक है नास्ति, घटक नहीं है। यानी कि श्याम पट्ट लेखन कौशल का घटक नहीं है। क्या नहीं है? शब्दानाम मध्य समुचित स्थानम, समुचित स्थानम, ये कह रहा है कि शब्दों के मध्य में समुचित स्थान, या पंक्ति नाम मध्य समुचित स्थानम, या पंक्तियों के मध्य में समुचित स्थान। एक अध्यापक जो श्याम पट्ट का प्रयोग करता है, अब वह श्याम पट्ट का प्रयोग करते समय, लेखन कौशल करते समय किन किन बातों का याद रखेगा? कि शब्दों के मध्य में समुचित स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दो पंक्तियों के मध्य में उचित स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अक्षराणाम उपयुक्त आकार है, यानी कि अक्षरों का उपयुक्त आकार होना चाहिए, है ना। जैसे ये है, अपन ये पढ़ रहे हैं विद्यालयस्य सर्वे छात्राः, इस प्रकार से। अब बताओ, ये कह रहा है कि देखो इस विद्यालय से और सर्वे के बीच में जो दूरी है वो सेम है, और छात्रा के बीच भी सेम है, तो बराबर शब्दों के मध्य में उचित स्थान है। पंक्ति के मध्य में अगर यहाँ पर भी एक पंक्ति लिख दी जाए तो इन दोनों पंक्तियों के मध्य में भी समान स्थान होना चाहिए, है ना, उचित दूरी होनी चाहिए। अक्षराणाम उपयुक्त आकार है, अक्षरों का आकार भी समान ही निकल रहा है। देखो सभी अक्षर समान आकार के हैं। तो रुचिकर युक्ति नाम प्रयोग है, यानी कि श्याम पट्ट पर यह कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, आप उसका प्रयोग करें, उन्हीं युक्तियों को लिखें ना। रुचिकर युक्तियों को श्याम पट्ट पर लिखा जाए ये कोई जरूरी नहीं है। किसी भी प्रकार की युक्तियों को लिखा जाना चाहिए जो पढ़ाई की दृष्टि से उपयुक्त होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल जो रुचि करें उन्हीं को लिखा जाएगा, नहीं, सभी को लिखा जाएगा। इसलिए नास्ति नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? रुचिकर युक्ति नाम प्रयोग है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषा अधिगमाएं, संस्कृत भाषा अधिगमाएं। संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सर्व कौशलेषु, सभी कौशलों में अभ्यास संभवम अस्ति, अभ्यास संभव है। प्रश्न बड़ा सरल है कि संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सभी कौशलों में अभ्यास संभव है। कौन से कौशल से अभ्यास संभव है? यानी कि संगणक कंप्यूटर से अभ्यास संभव है, या चलचित्र फिल्मों से संभव है, या दूरदर्शन से संभव है, या पुस्तक से संभव है। तो याद रखिएगा कि किससे संभव है ये देखना है। याद रखना कि संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सर्व कौशलेषु, सभी कौशलों में जो अभ्यास संभव है वो किससे है? संगणकेन कंप्यूटर से संभव है। अगला सवाल है कि पाठ योजनायाम पूर्व ज्ञान से तात्पर्यम, पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का क्या तात्पर्य होता है? पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? तो देखिएगा, पूर्व दिशायाः ज्ञानम, पूर्व दिशा का ज्ञान, पूर्व देशस्य ज्ञानम, पूर्व देश का ज्ञान, या पूर्व कक्षायाः ज्ञानम, पूर्व कक्षा का ज्ञान, या भारत देशस्य ज्ञानम, भारत देश का ज्ञान। देखो पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य क्या है? ज्ञान का तात्पर्य पूर्व दिशा का ज्ञान होना? नहीं, गलत है। पूर्व देशस्य, पूर्व के देशों का ज्ञान नहीं, भारत देश का ज्ञान नहीं। अरे जो पूर्व में कक्षा में आपने जितना भी ज्ञान ग्रहण किया है उसका ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि जो आपने, आप वर्तमान में मान लीजिएगा आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो 7वीं कक्षा में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वही आपका पूर्व ज्ञान कहलाएगा। तो पूर्व कक्षा का जो ज्ञान है वही माना जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। देखिएगा, परंपरागत यानी कि परंपरागत काल से, यानी कि परंपरागत रूप से जो चला आ रहा,
परंपरागत रूप से जो सहायक उपकरण है कौन सा है? मानचित्र। क्या परंपरागत है? नहीं है। दूरदर्शनम क्या परंपरागत है? नहीं है, ये तो बहुत बाद में आए हैं। आकाशवाणी भी नहीं है। इसलिए जो कक्षा में परंपरागत सहायक उपकरण होता है वह कौन होता है? श्यामपट्ट। इसलिए हमको क्या उत्तर मानना चाहिए? इसका सही उत्तर हमको श्यामपट्ट माना जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि छात्राणाम शब्द भंडारम वर्धनाएं। शाबाश। छात्राणाम मानी छात्रों के शब्द भंडारम वर्धनाएं, शब्द भंडार को वर्धनाएं बढ़ाने के लिए। पूर्वम मानी पहले। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है छात्राणाम शब्द भंडारम वर्धनाएं, छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए। पूर्वम मानी पहले, प्रस्तुतिकरणम क्रियते, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आप पहले किसका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि छात्र का पूर्व ज्ञान बढ़ जाए? तो देखिएगा, न कोई वस्तु नहीं, कोई भी वस्तु का नहीं, ये तो गलत है। अब सूक्ष्म वस्तु का भी नहीं कर सकते, है ना। और ये स्थूल वस्तु, स्थूल का मतलब होता है बड़ी वस्तुओं का। एकदम से स्थूल वस्तुओं का अगर हम बच्चे के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे तो फिर उन छोटी छोटी वस्तुओं का धीरे धीरे करके अभ्यास कराएंगे। एकदम मान लीजिएगा आपने बहुत बड़ी सारी वस्तु उसके सामने प्रस्तुत कर दी, अब उसके छोटे छोटे अंगों को आप बच्चे को बताइएगा और उसके ज्ञान को प्रदान करवाइएगा, ग्रहण उससे करवाइएगा। इसलिए छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्थूल वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। अगला सवाल है कि शिक्षक कक्षायाम आश्रित्य पाठयति। बताओ कितना सरल सवाल है कि शिक्षक मानी शिक्षक, कक्षायाम मानी कक्षा में, इनमें से कौन सी वस्तु लेकर के, आश्रित्य लेकर के पाठयति पढ़ाता है? शिक्षक कक्षा में सुधा खंडम चौक लेके पढ़ाता है, पाठ्य पुस्तक भी लेकर पढ़ाता है, श्याम पट्ट का सहारा लेकर भी पढ़ाता है, तो उत्तर कौन हो जाएगा? सर्वाणी हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं कि पठित गद्यांश शिक्षण से सफलताया परीक्षणाएं शिक्षक प्रश्नान पृच्छति। ये कह रहा है आपसे कि पठित गद्यांश शिक्षण से, प्रश्न को एक बार बारीकी से पढ़ा जाए कि पठित गद्यांश शिक्षण से सफलताया, कि पठित गद्यांश शिक्षण की सफलता के परीक्षण के लिए शिक्षक मानी शिक्षक कौन से प्रश्न पूछता है? गद्यांश के शिक्षण की सफलता के लिए कौन सा गद्यांश? पठित गद्यांश। पढ़े हुए गद्यांश के शिक्षण की सफलता के परीक्षण के लिए शिक्षक है ना हमेशा मूल्यांकन प्रश्न पूछता है। कौन सा प्रश्न पूछता है? मूल्यांकन। प्रस्तावना नहीं पूछता, गृह कार्य नहीं पूछता, कोअपी ने कोई भी नहीं पूछता। कौन सा पूछता है? मूल्यांकन प्रश्न पूछता है। चलो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक गद्यांश से आगतान क्लिष्ट भावानान स्पष्टितुम प्रश्नान छात्रान पृच्छति। शिक्षक अध्यापक गद्यांश से आगतान, गद्यांश में आए हुए क्लिष्ट भाव वाले शब्दों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्नान, प्रश्नों को छात्रान पृच्छति, छात्रों से पूछता है। शिक्षक गद्यांश में आए हुए क्लिष्ट भाव वाले शब्दों को स्पष्ट करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछता है। कौन से प्रश्न पूछता है? अरे प्रस्तावना प्रश्न नहीं पूछता, व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं पूछता। जब ये दोनों ही नहीं है तो भव नहीं होगा। कौन से प्रश्न पूछेगा? विचार विश्लेषणात्मक, क्योंकि शिक्षक गद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों से जो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछेगा उससे उनके जो प्रश्न है वो क्या हो जाएंगे? स्पष्ट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पढ़ा जाना चाहिए। चलो आगे हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है? एको अध्यापक है नवमी कक्षायाम। एको मानी एक, अध्यापक है मानी अध्यापक। नवमी कक्षायाम, कौन सी कक्षा में? नवमी कक्षा में। सूक्त कथनम पाठयति, क्या पढ़ा रहा है? सूक्त कथन पढ़ा रहा है। ये देखो सूक्त कथनम पाठयति, क्या पढ़ा रहा है? सूक्त कथन। यानी कि एक अध्यापक कक्षा में सूक्तियां पढ़ा रहा है। नवमी कक्षा में क्या पढ़ा रहा है? सूक्तियां पढ़ा रहा है। अब यहां पर यतो ही, क्योंकि सूक्त कथनम प्रयोगेण, सूक्त कथन के प्रयोग करने से, एक अध्यापक कक्षा में सूक्तियां पढ़ा रहा है। सूक्तियों को पढ़ाने से, सूक्तियों के प्रयोग करने से बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो भाषायाः विशिष्टता आगच्छति, सूक्तियों के पढ़ाने से भाषा में विशिष्टता आ जाएगी। समय का सदुपयोग भवति, समय का सदुपयोग होता है। या सूक्ति पाठानाम सरला भवति, सूक्तियों का पाठ सरल होता है, सूक्तियां पढ़ाना सरल होता है। या नहीं कोअपी होगा नहीं।
याद रहे दोस्तों कि आप जो ये यहां पर पढ़ रहे हो कि एक अध्यापक 9वीं कक्षा में सूक्तियों को पढ़ा रहा है, सूक्तियों के पढ़ाने से भाषा या विशिष्टता आगच्छति, उसकी भाषा में क्या आ जाएगी, विशेषता, विशेष योग्यता आ जाएगी। जैसे देखो एक सूक्ति मैं बताऊं आपको, माना ये आ गया विद्या ददाति विनयम, ये आ गया विनयम। मान लीजिएगा ये सूक्त कथनम, ये सूक्ति एक अध्यापक होने के नाते आपने पढ़ा दी। आपने कहा बेटा विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। अब इसके पढ़ाने से बच्चे के अंदर भाषा में विशिष्टता आ जाएगी। और ये क्वेश्चन हमने लिखा है पेज नंबर 116 रंजनी 6 से, यानी कि रंजिनी कहां से लिखा है, रंजिनी कक्षा 6 की किताब से लिखा है। कक्षा 6 की किताब में 116 पर लिख रहा है एक अध्यापक 9वीं कक्षा में सूक्त कथनम पाठयति यतो ही सूक्त कथनम प्रयोगेण भाषायाम विशिष्टता आगच्छति, भाषा में क्या आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है। इसलिए ये जो BSER की किताब है, ये BSER की किताब से मेथड के सवाल को हमने वहां से चुना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल पूछ रहा है कि पृथिव्याम पंच तत्वानि सन्ति एतेषां तत्वानां दूषणेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवत्येव इत्यत्र केचन शब्दः। यहां पर कुछ शब्द देखो, पृथिव्याम पंच तत्वानि, पृथ्वी पर 5 तत्व हैं। अब यहां पर संति को पकड़ो। यहां पर जो ये संति है ना, ये संति डार्क कर दिया, गहरा कर दिया। एतेषां तत्वानां दूषणेन पर्यावरणम, ये पर्यावरणम भी क्या कर दिया है, डार्क गहरा कर दिया है। और प्रदूषितम भवतेव, भवतेव भी क्या कर दिया है, डार्क यानी कि गहरा कर दिया है। इति इत्यत्र मानी, यहां पर केचन मानी कुछ, शब्दा मानी शब्द स्थूल अक्षर ही मोटे मोटे अक्षरों में है ना, जैसे रा में है और ये ग्रा में है। ऐसे ऐसे देखा होगा तुमने, ऐसे देखा होगा, ऐसे है ना, ऐसे ये देखो, ऐसे ऐसे देखा होगा है ना, ऐसे। और गच्छति ये है। अब बताओ ये वाले क्या हो गए, डार्क हो गए। ये क्यों किए जाते हैं? आजकल की पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में हम देख रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों में जो बीच बीच में पाठ होते हैं उनमें किन ही शब्दों को डार्क किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या आवश्यकता पड़ गई? तो ये कह रहा है कि ये यहाँ पे कुछ शब्द स्थूल अक्षरों में प्रदर्शित कर दिए गए, मोटे अक्षरों में बना दिए गए। क्यों? तो ये कह रहा है भाषा तत्वानि स्पष्टीकरणाएं, यानी कि भाषा तत्व को स्पष्ट करने के लिए, या सौंदर्य बोध प्रदर्शना, ये दिखने में सुंदर दिखे इसलिए सौंदर्य बोध प्रदर्शित करने के लिए, या नेत्र विहीन छात्रान पाठनाएं, या जो नेत्र विहीन अंधे बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए। अरे ऐसा होता तो जब अंधे बालक को ग्राम पढ़ाना है तो फिर इनको कौन पढ़ाएगा, बताओ इनको कौन पढ़ाएगा? तो ये तो होगा ही नहीं नेत्रविहीन वाला। सौंदर्य बोध प्रदर्शन है, नहीं, सौंदर्य वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो बराबर ये होगा नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन हमने कहीं से लिया है, हम आपको प्रूफ देंगे, स्पष्टीकरण देंगे कहां से लिया है और इसका आंसर भी कहां से चयन किया है। तो याद रहे कि जो भाषा तत्व होते हैं, भाषा तत्वों को स्पष्ट करने के लिए ये लिया जाता है, क्योंकि यहां पर पर्यावरण जो है, मान लीजिएगा पर्यावरण है, पर्यावरणम, ये इसलिए लिखा है कि पर्यावरण शब्द को लेकर के एक अध्यापक को गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी संधि है, जो भी समास है, जो भी उपसर्ग है, जो भी प्रत्यय है, इन सभी का ज्ञान, यानी कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, पर्यावरणम में संधि भी है, पर्यावरणम में समास भी है, पर्यावरणम में उपसर्ग भी है ना, उपसर्ग भी है, और इसमें कौन है, पर्यावरणम में प्रत्यय भी है। अब जब पूरा ज्ञान और इसके बाद में इसमें इसका अर्थ और निकल के आएगा, अर्थ निकल के आएगा, तो बराबर इस पूरे शब्द का अर्थ भी है। तो बराबर जब एक ही शब्द में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अर्थ निकल के आ रहा है, तो फिर क्यों ना ऐसे शब्दों को अध्यापक कक्षा में अधिक से अधिक पढ़ाए, ताकि व्याकरण का वोकैबुलरी पार्ट भी मजबूत हो सके। अब इस प्रश्न को हमने कहां से चुना है, कैसे चुना है, जिस सवाल को लेकर के काफी शंकाएं बच्चों के बीच में रही, काफी विवाद बच्चों के बीच में रहे कि ऐसे प्रश्नों का संकलन कहां से किया गया, तो देखिएगा हम आपको स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ऐसे सवालों को हमने कहां से उठाया। बढ़िए, ये कह रहा है आपसे, ये देखिएगा हमने इन चीजों को यहां से लिया है, आप समझने का कोशिश करें। ये लिखा हुआ है रंजनी,
क्या लिखा हुआ है, ये रंजनी लिखा हुआ है ना, ये रंजनी है। अब रंजनी कौन सी किताब की है, ये कक्षा 7 की किताब है ना, जिसका सेकंड भाग है। कौन सा भाग है, सेकंड भाग, यानी कि रंजनी का सेकंड भाग है, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा था, हम बता रहे हैं। ये राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु यानी कि BSER की किताब है। ये कौन सी कक्षा की किताब है, BSER की है। हम यहां से प्रूफ दे रहे हैं, देखो हम यहां से ये हमने यहां से उठाया है कि एतेषां तत्वानां दूषणेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवत्येव, एतेषां तत्वानां दूषणेन पर्यावरणं प्रदूषितं भवत्येव। ये कहाँ का मामला है, पेज नंबर 67, यानी कि ये पेज नंबर 67, ये यहाँ का मामला है। रंजनी 7वीं की किताब के पेज नंबर 67 से ये हमने उठाया है। चलो अब ये तो हो गया तुम्हारा क्या, क्वेश्चन। ये तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन हो गया, है ना। अब ये क्वेश्चन के बाद में हमने इसका आंसर कहां से तय किया है, आंसर तय किया है कि जो ये शिक्षा काव्य होता है, क्या होता है, शिक्षा काव्य, जो किताब के पहले पन्ने पर छपा होता है, ये शिक्षा काव्य। यहां तुमको देखना है ये क्या लिखा हुआ है कि पाठे आगतानि भाषा तत्वानि स्पष्टीकरणाय केचन शब्दा स्थूलाक्षरै मुद्रिता सन्ति। फिर देखो एक बार, ये कह रहा है पाठे मानी पाठ में, आगतई मानी आने वाले, जो भाषा तत्व हैं उनको स्पष्ट करने के लिए केचन शब्दा स्थूल अक्षरै मुद्रितानि सन्ति, कुछ शब्दों को स्थूल अक्षरों में मोटा कर दिया जाता है। जैसे इसमें वायव को कर दिया, है ना, यहाँ पर तरही अवश्यमेव को कर दिया, यहाँ पर ये अहोरात्रम को कर दिया, यहाँ कान्यपी को कर दिया। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर जो भी ज्ञान है वह ज्ञान बालक को पहुंचना चाहिए। इस प्रश्न को दोस्तों हमने यहां से उठाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो पेपर है, दूसरा वाला पेपर, उसमें भी हमने यहीं से उठाया है इस प्रश्न को, इसलिए वहां भी जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी हम यही प्रूफ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषाया लेखन से संभाषण से च अभ्यासाय एतानि कार्याणि करणीयानि। क्या कह रहा है, संस्कृत भाषाया लेखन से, यानी कि संस्कृत भाषा लेखन के लिए, संभाषण से च और संभाषण के लिए, अभ्यासाय अभ्यास के लिए, संस्कृत भाषा के लेखन, संभाषण और अभ्यास के लिए एतानि कार्याणि करणीयानि, एतानि कार्याणि, ये कार्य करने चाहिए। क्या, आकाशवाणी के द्वारा संस्कृत में वार्ताएं श्रवणम सुननी चाहिए, दूरदर्शन संस्कृत वार्ता, दूरदर्शन पर संस्कृत की वार्ताएं सुननी चाहिए, और वार्तावली जो छोटी छोटी बातें वो सुननी चाहिए। संस्कृत नाटकानी इत्यादि, संस्कृत के जो नाटक हैं आदि का श्रवणम सुनना और दर्शनम देखना। संस्कृत संभाषण से शिविरम, संस्कृत के संभाषणों के शिविर में पहुंचना, शिविर को अटेंड करना। और संस्कृत व्याकरण अभ्यास वर्ग है, संस्कृत व्याकरण का जो अभ्यास है उसको भी प्राप्त करना चाहिए। आकाशवाणी से संस्कृत की वार्ताएं सुनना, दूरदर्शन पर संस्कृत की वार्ताएं सुनना, वार्तावली सुनना, संस्कृत के नाटक आदि का श्रवण और दर्शन करना, संस्कृत में संभाषण शिविरों का आयोजन में भाग लेना और संस्कृत व्याकरण के अभ्यास आदि में भाग लेना। तो बराबर ये केवल 1 और 4 नहीं, 1 और 4 नहीं, ये तो सभी शुद्ध हैं, ये तो सभी सही हैं। और जब सभी सही हैं तो उत्तर कौन आ जाएगा, एतानी सर्वाणी, ये एक भी उत्तर नहीं होगा। अब आप कहेंगे इस प्रश्न को हमने कहां से उठाया है, हमने इस प्रश्न को भी BSER की किताब से ही चुना है। कैसे चुना है, देखिएगा, एक शिक्षक कहीं से भी प्रश्न चुन सकता है और हम इन किताबों को बार बार कह रहे हैं यहीं से पढ़ना होगा। तो देखिए हम कहां से पढ़ रहे हैं, हम यहां पर रंजनी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये रंजनी की बात कर रहे हैं। और रंजनी कौन सी क्लास की है, रंजनी 7वीं क्लास की बुक है ना। अब ये कह रहा है कि यहां से इस प्रश्न को उठाया है हमने कि संस्कृत भाषाया लेखन से संभाषण से अभ्यासा एतानि कार्याणि करणीयानि, है ना। देखिएगा फिर पढ़ते हैं, ये योग्यता विस्तार तुमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, योग्यता विस्तार, योग्यता
विस्तार है। ये योग्यता विस्तार से हमने प्रश्न को उठाया है। कितने पेज नंबर पर छपा हुआ है? ये पेज नंबर 17 पे छपा हुआ है। ये पेज नंबर 17 का मामला है। किसका? 7वीं क्लास की रंजनी का। ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा या लेखन से संभाषण से चे, संस्कृत भाषा के लेखन और संभाषण के अभ्यास के लिए एतानी कार्याणि करणीयानि, ये कार्य करने चाहिए। आकाशवाण्या संस्कृत वार्ता श्रवणम और दूरदर्शने संस्कृत वार्ता वार्तावली संस्कृत नाटक आदि नाम श्रवणम दर्शनम च संस्कृत संभाषण शिविरम संस्कृत व्याकरण अभ्यास वर्ग है। एक प्रश्न तो हमने यहां से इस पेपर में उठा लिया, कहीं फिर दूसरा पेपर जो हमने लिखा है उस पेपर में दूसरा क्वेश्चन यहां से उठा लिया कि भाषा बोधन वर्ग शिक्षक प्रशिक्षण कार्य संस्कृत मास पत्रिकाएं पढ़ना और दैनिक संस्कृत वार्ता पढ़ना या प्रतिदिन संस्कृत रचना का लेख करना, संस्कृत वार्ता का आरंभ करना, लघु लघु लेख लिखना और अनुलेख लिखना, ये सभी किसमें आ जाएंगे? ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों याद रहे, इस प्रश्न को भी हमने कक्षा 7 की पुस्तक के पेज नंबर 17 से ही लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि संप्रेषण विधि उपयोगी भवती, संप्रेषण विधि उपयोगी होती है। अब संप्रेषण विधि का पता लगाओ कि संप्रेषण विधि किस में उपयोगी होती है। तो संप्रेषण विधि का दोस्तों एक ही बात याद रखना, क्योंकि संप्रेषण में भी अगर हम कहीं शाब्दिक संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण की बात करते हैं तो शाब्दिक में 2 बनते हैं, मौखिक और लिखित, जबकि अशाब्दिक में वाणी संकेत या चक्षु संपर्क मुख मुद्रा आदि आते हैं और स्पर्श संपर्क आता है। संप्रेषण के 2 ही माध्यम माने गए हैं, मुद्रित साधन और अमुद्रित साधन, इतना आप जानते हैं। जबकि ये कह रहा है संप्रेषण विधि किस में उपयोगी होती है। तो संप्रेषण विधि हमेशा अशुद्धि निवारणाएं, अशुद्धि निवारणाएं, अशुद्धियों के निवारण में क्या होती है? ये संप्रेषण विधि बहुत उपयोगी होती है, जबकि इनका कोई विशेष रोल नहीं होता। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन से साधनम नास्ति, मूल्यांकन का साधन नहीं है। अरे प्रामाणिकता, प्रश्न पत्र में प्रामाणिकता होनी चाहिए, है ना, विश्वसनीयता, मूल्यांकन में विश्वसनीयता होनी चाहिए, उपयोगिता, उपयोगिता भी होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा मूल्यांकन का साधन नहीं है। अब मूल्यांकन का साधन क्या नहीं है? शब्दों का आकार। अरे शब्दों का आकार, ये जो शब्द का आकार है, मान लीजिएगा हमने कह दिया शब्द और शब्द का क्या लिख दिया है? आकार। मूल्यांकन करते समय शब्द का आकार नहीं देखा जाना चाहिए। किसी बालक के द्वारा छोटे अक्षर लिखे जाते हैं तो किसी के द्वारा मोटे भी लिखे जाते हैं। जबकि उपयोगिता, क्या उपयोग आएगा, क्या विश्वसनीयता है, क्या प्रामाणिकता है, ये सभी ठीक है। ये सही, ये सही, ये सही तो पूछ रहा है, नहीं है। नहीं कौन सा नहीं है? शब्दों का आकार कोई मायने नहीं रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है लेखन अभ्यास है, लेखन अभ्यास है आरभ्यते। बहुत अच्छा सवाल है। लेखन अभ्यास कब से प्रारंभ होता है? लेखन अभ्यास, बच्चा लिखना कब से सीखता है? जन्म से तो बिल्कुल भी नहीं सीखता, आवश्यकता अनुसार तो होगा ही नहीं। 3री कक्षा से थोड़ी सीखेगा, वो तो पहले सीख जाता है। तो बराबर इसका सटीक आंसर होगा यदा मानी जब, यदा मानी जब, छात्रा मानी छात्र, पाठशालायाम प्रविशन्ति, जब छात्र पाठशाला में प्रवेश करते हैं, तद आरभ्य ही, तब से लेकर, जब छात्र पाठशाला में प्रवेश करते हैं तब से वो बालक लिखना सीख जाते हैं। चलिएगा इसका राइट आंसर यही पढ़ा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है पठनाएं आवश्यकी। अब पठनाएं पढ़ने के लिए लिपि आवश्यक होती है, वार्तालाप आवश्यक होता है, व्यवहार या भाषण। याद रहे, अरे आप पढ़ोगे किसको? लिखे हुए कोई तो पढ़ोगे ना। और जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वह लिपि है, लिपिबद्ध ही तो लिखा हुआ होता है। तो जो लिपिबद्ध ज्ञान होता है, लिपिबद्ध अक्षर होता है, उसको जो हम पढ़ रहे हैं वही क्या है? पठनम है। तो पठनाएं आवश्यकी, पढ़ने के लिए आवश्यक है, तो पढ़ने के लिए लिपि आवश्यक है। बहुत ही शानदार सवाल है। अगला प्रश्न कह रहा है कथायाम रुचिकर संपादनाएं अध्यापक से खाली जगह बहु अपेक्षते। वाह शाबाश, कितना अच्छा सवाल है कि कथायाम रुचिकर संपादनाएं। कथायाम मानी कथा को, कथायाम मानी कथा को रुचिकर संपादना, रुचिकर बनाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में कथा पढ़ा रहा है। कथा को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता समझेगा, किसकी अपेक्षा समझेगा? अरे कथा पढ़ाने के लिए, कथा कहने के लिए लेखन कौशल की तो आवश्यकता ही नहीं होती है।
कथा कहते समय लिखा थोड़ी जाता है, न कोपी होगा नहीं, है ना। अब ये कह रहा है कि कथन कौशल, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि यहां पर जो ये कथा कही जा रही है, कथा कहने के लिए कथन कौशल की विशेष आवश्यकता होती है। और इस कथन कौशल का ही दूसरा नाम क्या है? भाषण कौशल। भाषण कौशल ये समझना चाहिए, क्योंकि भाषण कौशल की यहां पर विशेष आवश्यकता होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक है कक्षायाम यम कमपि कार्यम स्वीकरोति। बहुत ही शानदार सवाल है। अध्यापक है, अध्यापक कक्षायाम कक्षा में, यम मानी जो, कमपि मानी कोई भी, जो कोई भी, कार्यम स्वीकरोति कार्य करता है, तत् मानी वह छात्राणाम छात्रों के अनुरूप ही भवेत होना चाहिए। एक अध्यापक कक्षा में कोई भी कार्य कर रहा है, वह कार्य छात्रों के अनुरूप होना चाहिए। छात्रों के अनुरूप कैसे होना चाहिए? उसकी आयु के अनुरूप, बिल्कुल। एक अध्यापक कक्षा में कोई भी कार्य करते समय ये याद रखे कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अनुरूप है अथवा नहीं। मानसिक स्तर कि बालकों का मानसिक स्तर उस किए जाने वाले कार्य को ग्रहण कर पाएगा या नहीं, ये याद रखना चाहिए। तो उभय उत्तर हो जाएगा। व्यवहार और चरित्र की तो यहां पे कोई बात ही नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाली जगह सिद्धांते मौखिक लिखित कार्याणि एकस्मिन् समय एव करणीयानि। देखो ये 4 सिद्धांत दे रखे हैं। एकता सहभागिता का सिद्धांत, प्रकृतिवादी सिद्धांत, या सक्रियता का सिद्धांत, या कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो मौखिक और लिखित कार्य, मौखिक और लिखित कार्य एकस्मिन् एव, एक समय में ही, एकस्मिन् समय एव, एक समय में ही, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो मौखिक और लिखित कार्य एक समय में ही किया जाता है? तो दोस्तों याद रहे, जो ये एकता सहभागिता का सिद्धांत है, ये एकता सहभागिता का सिद्धांत ही यानी कि मौखिक और लिखित कार्यों को एक साथ करने की बात कहता है, क्योंकि प्रकृतिवादी को स्वाभाविकता का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए बढ़िएगा आगे, अगला प्रश्न पढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है व्याकरण अनुवाद विधि उद्देश्यम अस्ति। शाबाश। व्याकरण अनुवाद विधि का उद्देश्य है। क्या है व्याकरण अनुवाद विधि का? प्रश्न संख्या 83 पूछ रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि का उद्देश्य। तो देखो, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का वर्गीकरणम कृत्वा, वर्गीकरण करके, सरल पद्धत्या प्रस्तुतिकरणम, सरल पद्धति में प्रस्तुतिकरण करना, सही बात है। संस्कृत भाषा का वर्गीकरण करके सरल पद्धति से प्रस्तुत करना। कंठस्थ प्रणाली में विहाय, कंठस्थीकरण प्रणाली को छोड़कर, विहाय छोड़कर, छात्र से अवबोधनात्मक शक्ति, छात्र की अवबोधनात्मक शक्ति को जागृत करना। कंठस्थीकरण की प्रणाली को छोड़कर छात्र में अवबोधनात्मक शक्ति को जागृत करना, ये भी सही है। तो बराबर दोनों सही हो जाएंगे, ये होगा ही नहीं। व्याकरण अनुवाद विधि के दोनों ही इसके उत्तर सिद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि खाली जगह छात्राएं स्वकुशलताया विचारस्य व त्रुटिनाम दूरीकरणे सफलताम प्रददाति। शाबाश, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि खाली जगह छात्राएं स्वकुशलताया, कि छात्रा स्वकुशलताया विचारस्य व त्रुटिनाम, छात्र की स्वकुशलता के जो विचार हैं अथवा त्रुटियां हैं उनको दूर करने में कौन सा बिंदु सफलता प्रदान करेगा, ये पूछ रहा है। तो बराबर एक छात्र जो अपनी कुशलता और अपने विचारों की त्रुटियों को दूर करना चाह रहा है, तो उसको सफलता किससे मिलेगी? उपचारात्मक से, निदानात्मक से, दोनों से, या कोई नहीं? तो उसका उत्तर कौन हो जाएगा? उपचारात्मक। पहले यानी कि उस बच्चे को आप उपचारात्मक शिक्षण का ज्ञान करवाइएगा और उपचारात्मक शिक्षण से उस बच्चे की जितनी भी त्रुटियां हैं वो सभी क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। अगला सवाल हमको पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न कह रहा है पाठ्य पुस्तक विधि भवेत, यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि होनी चाहिए। भवेत, भवेत का मतलब होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक विधि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विषय वस्तु अनुसारम, विषय वस्तु के अनुसारम, अनुसारम विषय वस्तु के अनुसार, या कक्षा स्तरानुसारम, कक्षा के स्तर के अनुसार, वातावरण आधारितम, वातावरण आधारित। ये क्या कह रहा है? पाठ्य पुस्तक हमेशा विषय वस्तु के अनुसार छपनी चाहिए, कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए और वातावरण को भी ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। तो बराबर कौन उत्तर आ जाएगा? एतानी सर्वाणि, इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि खाली जगह द्रव्येन निर्मितम आकुंचन फलके, यानी कि रोलर बोर्ड। रोलर बोर्ड बोलते हैं किसको? लपेटक फलक को, जो आप बीएड करते समय लेके जाते हो, जिस पर अक्षर लिख के ले जाते हो। ये कह रहा है अरे भैया रैगजीन द्रव्येन, जो रैगजीन से बना हुआ, निर्मित बना हुआ, रैगजीन से जो बना हुआ आकुंचन फलक होता है, रोलर बोर्ड यानी कि बोर्ड होता है, उसको अंग्रेजी में रोलर बोर्ड, हिंदी में आकुंच, संस्कृत में आकुंचन फलक कहते हैं। इस पर प्रस्तुतिकरणम आकर्षकम भवति, प्रस्तुतिकरण करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर बालक घर से, यहाँ पर बालक नहीं अध्यापक घर से लिख ले जाता है और बच्चे को कक्षा में ले जाकर प्रस्तुतिकरण करवा देता है, इसलिए ये सब नहीं होंगे और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल है सांद्र मुद्रिका किम, सांद्र मुद्रिका क्या है? देखो ये सवाल हमने कक्षा 6 की किताब से उठाया है। सांद्र मुद्रिका क्या है? कंप्यूटर की वोकैबुलरी है, ये आपको भी आनी चाहिए। जब एक कक्षा 6 का बालक सीख रहा है तो आपको भी अवश्य आनी चाहिए। ये कह रहा है सांद्र मुद्रिका को, ये तो संस्कृत में बोल दिया सांद्र मुद्रिका, पर ये इस सांद्र मुद्रिका का मतलब होता क्या है कंप्यूटर की भाषा में? कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि सीडी प्लेयर जिसको आप बोलते हैं, सीडी को सांद्र मुद्रिका कहते हैं। इंटरनेट नहीं होता, कैसेट्स नहीं होता, ये होगा ही नहीं। इसके बाद अगला सवाल जानना है यशपाल समिति कदा संगठिता, बताओ यशपाल समिति कब संगठित की गई? तो यशपाल समिति जो संगठित की गई थी वो 1993 में, यानी कि 1993 में संगठित की गई थी, है ना। 1986 में नहीं हुई। 1948 में तो नरेंद्र देव आचार्य समिति आई थी, 1986 में शिक्षा समिति आई थी, ये नहीं होगा, तो 1993 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है प्रतिदिनम नवार्जित ज्ञानम, प्रश्न को बारीकी से पढ़े, बहुत ही सरल सवाल है कि प्रतिदिनम नवार्जित ज्ञानम, प्रतिदिन नव अर्जित ज्ञान, रोजाना बालक ज्ञान ग्रहण कर रहा है, और अन्यस्मिन दूसरे दिन, आज मान लो उसने कोई ज्ञान ग्रहण किया, अब जो अगला आने वाला दिन है उसके लिए तो वो पुराना दिन हो जाएगा ना, पुराना ज्ञान हो जाएगा ना। आज ग्रहण किया गया ज्ञान आने वाले कल में पुराना हो जाएगा। तो ये कह रहा है प्रतिदिन नव अर्जित जो ज्ञान है वो अन्यस्मिन दिने, अन्य दिन में, नवीन पाठस्य, नए पाठों को पढ़ने के लिए कैसा होगा? कैसा होगा? कृत्य कैसा होगा बताओ? पूर्व ज्ञान होगा, नवीन ज्ञान होगा? नवीन नहीं होगा। आज का अर्जित ज्ञान कल के लिए पुराना हो जाएगा, तो बराबर पूर्व ज्ञान हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सतत मूल्यांकने सहायकानि भवन्ति, सतत मूल्यांकन में कौन कौन से बिंदु सहायक होते हैं? शैक्षिक भ्रमण बिल्कुल सहायक होता है, क्रीड़ा प्रतियोगिता बिल्कुल सहायक होता है, विद्यालय आधारित व्यवस्था बिल्कुल सहायक होती है, बराबर ये सभी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अभी